हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एमसीक्यू की सीरीज जो हमारी चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पीवाईक्यू के अंतर्गत एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो आज से फिर हम लोग सीबीएसई सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग पिछले 5 से 7 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज हमारा कौन सा पार्ट है प्यारे बच्चों, आज पार्ट 4 के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो आपके सामने इसी सीरीज को आगे चलाते हुए बढ़ाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार बताइए कि भक्तिन पूरे दिन धूप में खड़ी रहने के कितने दिन बाद भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई थी। यानी आप लोगों को बताना है कि भक्तिन को जब महाजन जो जिनसे वो पैसा उधार ले रखे थे तो वहां से वो कितने दिन बाद शहर में कमाने के लिए आ गई थी। उसी दिन आ गई थी, दूसरे दिन आ गई थी, तीसरे दिन आ गई थी या चौथे दिन आ गई। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आपका राइट आंसर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। बता सकते हैं आप लोग तो बता दीजिए जल्दी से क्या होगा आपका राइट आंसर। नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी, ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, अस्त हो, व्यस्त हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर बताइए तब मजा आएगा आपके। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो उसी दिन आई थी या दूसरे दिन आई थी, चलो तीसरे और इसको तो मैं हटा देता हूं। इन दोनों में आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, ठीक है। ये आप लोगों की ये मान लेना पहला ही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे देता हूं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों ने पूरी इस कहानी को पढ़ा होगा तो ही आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो कोशिश करना पढ़ने की उसी चैप्टर को उसके बाद, ठीक है। सीरीज के फूल साहित्य की किस विधा में लिखा गया है, आप लोगों को याद रखना है। सीरीज का फूल जो लिखा गया था किसके द्वारा, अजहरी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये गद्य विधा में किस विधा में लिखा गया, यानी गद्य विधा के अंतर्गत लिखा गया। तो क्या है ये, कहानी है, ललित निबंध है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। सीरीज के फूल, सीरीज से किसकी तुलना की गई, यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा सीरीज की तुलना की गई है, जिस पर प्रचंड धूप में जैसे जिस प्रकार से सीरीज का जो पौधा होता है, फूल होता है, वो रहता है, उसी प्रकार हमारे महात्मा गांधी जी हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसी प्रकार यहाँ पे सीरीज के फूल को बताया गया। तो प्यारे बच्चों क्या है ये सीरीज का फूल, ललित निबंध है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया अभी कि महादेव वर्मा जो भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है लक्ष्मी के ऊपर, भक्तिन के ऊपर, तो भक्तिन थी या उसी दिन आई थी शहर में, दूसरे दिन आई थी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका जल्दी से। हाँ नेक्स्ट है, सीरीज के फूल निबंध में लेखक ने भोले किन लोगों को कहा है, यानी कि अजहरी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध में भोले लोग, भले लोग होते हैं ना, जो सीधे साधे होते हैं, सज्जन इंसान होते हैं, उन्हें किन्हें कहा है। जो सच्चे और ईमानदार हैं उन्हें कहा है, जो मूर्ख हैं उन्हें कहा है, जो ईमानदार हैं उन्हें कहा है, जो समझते हैं कि वे कभी नष्ट नहीं होंगे उन्हें कहा है। तो बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। मुझे आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, आपको आंसर कैसे देना है प्यारे बच्चों। आंसर देना है, एक में ए है तो इस प्रकार से, बी है तो इस प्रकार, सी है तो, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक आपको लिखना है। जैसे मान लो 3 का आंसर देना है तो ऐसे 3 क्वेश्चन क्रमांक, उसके बाद उसका आंसर देना है, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या होगा, जो समझते हैं कि वे कभी नष्ट नहीं होंगे उन्हें भोले लोग कहा है, उन्हें सज्जन यानी कि सीधे साधे इंसान उन्हें कहा है लेखक अजहरी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है, सीरीज के फूलों से व्यक्ति को कौन सा गुण ग्रहण करना चाहिए, यानी कि सीरीज के फूलों से व्यक्ति को कौन सा गुण अपनाना चाहिए भाई। सुख दुख से परे होना, आठों पैर मौज में रहना, लू में भी जीवन रस खींचना, या उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। बेटा आंसर बहुत कम लोगों का आ रहा है, क्या बात है, जल्दी से मुझे आंसर दो, क्या होगा आंसर। बता सकते हैं,
यानी कि शिरीष के फूलों से कवि ने कहा है कि व्यक्ति को कौन सा गुण अपनाना चाहिए कि दुख सुख से परे होना, यानी कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए दुख, बताए बात तो ये है, देखो भी सुख के साथ दुख है, दुख के साथ सुख है, ये तो एक जीवन की परिपाटी है कि ऐसा नहीं हो सकता कोई इंसान हमेशा सुखी रहे, ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कभी, दुखी रहे ऐसा भी नहीं देखा होगा, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, तो यह भी गुण अपनाना चाहिए। आठों पैर मौज में रहना चाहिए, ये भी है। लू में भी रस, जीवन रस खींचना चाहिए, ये भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी गुणों को शिरीष के फूलों से व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। शिरीष के फूल, शिरीष जीवन रस कहाँ से खींचता है, यानी कि जो शिरीष के फूल हैं वो जो वहाँ से जो शिरीष है, जो पौधा है, वह जीवन रस कहाँ से खींचता है? भूमि से, वायुमंडल से, आकाश से या धरती से? तो बताओ कहाँ से खींचता है शिरीष अपना जीवन रस, कहाँ से खींचता है? बता सकते हैं आप लोग तो बता दीजिए। क्या होगा राइट आंसर? बता सकते हैं आप लोग मुझे? आंसर नहीं दिख रहा मुझे, क्या बात है? वेरी गुड, शाबाश। कहाँ से खींचता है? वायुमंडल से। प्यारे बच्चों, वायुमंडल से। थैंक यू बेटा। जिन्होंने बी ऑप्शन बताया उनका सही राइट आंसर है, और जो बच्चे आंसर नहीं बता पा रहे हैं, निवेदन है जहां आप लोग देख रहे हैं सेशन, आप जो लोग जहां देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा। निवेदन है कि सभी सेशंस को आप लोग देखें, तो हम लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे बेटा फिर, ठीक है। महादेव वर्मा ने भक्तिन को जब पहली बार देखा तो उसे भक्तिन की कैसी वेशभूषा लगी? तो बताइए। गृहस्थ, अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना आपसे कि भक्तिन शहर कब आई थी कमाने के लिए, तो उसका आंसर अब यहाँ आपको मिल गया होगा। कब आई थी बेटा? दूसरे दिन आई थी, ठीक है। तो बताइए, महादेव वर्मा भक्तिन को जब पहली बार देखा तो उसे भक्तिन की वेशभूषा कैसी लगी? गृहस्थ जैसी, वैराग्य जैसी, उक्त दोनों का मिश्रण, या सन्यासी जैसी? तो कैसी लगी थी भाई? गृहस्थ तो थी वो, और कंठी माला उसने डाल रखी थी तो वैरागी हो गई, तो सीधी सी बात है दोनों का मिश्रण, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? आपको याद है? बंद कैमरे में बंद अपाहिज, यानी बंद कमरे में स्टूडियो में किसे लाते हैं? एक अपंग को लाते हैं, अपाहिज को लाते हैं, तो वहां से लिया गया कैमरे में बंद अपाहिज से। तो वहां से पूछा गया है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को या मीडिया को? तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? बता सकते हैं क्या? देखो, राज्यसभा, लोकसभा और संसद, 3 सदन ये हो गए, 3 स्तंभ ये हो गए। चौथा स्तंभ जो है उसे कहा जाता है मीडिया। इन मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। यदि पूछा गया तो कोई 1% ही बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में किस शैली या शब्दावली का प्रयोग किया है? यानी कि शमशेर बहादुर सिंह ने एक कविता लिखी थी उषा नाम से, तो उसमें किस शैली या शब्दावली का प्रयोग किया है अभी? तत्सम शब्दावली का, तद्भव शब्दावली का, देशज शब्दावली का, देशज व तत्सम शब्दावली का? तो बता सकते हैं उषा कविता में है, जिसमें सूर्योदय से पूर्व जो प्रकृति में हर पल परिवर्तन होता है उसे दिखाया गया है गाँव के ग्रामीण चित्र शैली के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देशज ग्रामीण का नाम आया तो देसी भाषा के शब्द आ गए। तत्सम ये संस्कृत वाले शब्द, ये कवि की बहुत बड़ी पहचान है। ऐसे शब्दावली संस्कृत का प्रयोग करने के बावजूद भी उनकी शैली ऐसी थी कि जो प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ रही थी। नेक्स्ट, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उषा कविता में आकाश को किसके समान बताया गया है? यानी उषा कविता में जो आकाश है, जो नभ है, आसमान है, उसे किसके समान बताया गया है? स्त्री के समान, पुरुष के समान, संघ के समान या गांव के समान? क्योंकि उषा कविता में सूर्योदय से पहले का प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बताया गया, तो उसी में हम लोग चर्चा करते। तो आकाश को किसके समान बताया गया है? आपको याद है एक आया था नीले संघ के समान। यहाँ मैंने नीला, इसका जो विशेषण शब्द उसे मैंने हटा दिया है, डायरेक्ट मैंने दिया है क्या? शंख के समान। तो शंख कैसा बताया गया है उषा कविता में? प्यारे बच्चों, नीला बताया गया है, तो नीले शंख के समान।
नेक्स्ट है उषा कविता में शंख को किसका प्रतीक बताया गया। अभी तो शंख को किसके समान बताया गया था, नीला शंख के समान बताया गया था, ठीक है। अब आपको बताने के जो शंख है ये किसका प्रतीक है। शंख कहाँ बजाया जाता है, आपको पता है किसी मंदिर में ही बजाया जाता है। तो मंदिर में शंख बजाएंगे तो किसका प्रतीक माना जाता है बताइए। सुंदरता का, सुंदर तो मंदिर वैसे ही। पवित्रता का, स्त्रीत्व का, पुरुषत्व का गुण होना नहीं चाहिए, स्त्रीत्व का होना नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात है, जहां पर भी शंख बजाया जाएगा वहां किसका सूचक माना जाता है, वो पवित्र का, यानी कि पवित्र स्थान है भी, यहाँ बजाना भी चाहिए। नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में प्रकृति का वर्णन किया है। यानी कि अभी अभी बताया था मैंने कि प्रकृति का वर्णन किया ग्रामीण चित्रण शैली में। तो यहाँ बताना है कि उषा कविता में प्रकृति का वर्णन तो किया है, लेकिन किससे बाद में पहले किया गया। सूर्योदय उपरांत क्या होता है, बाद में। सूर्योदय हो गया उसके बाद में, उपरांत का यही होता है। पूर्व यानी पहले, सूर्योदय से पहले, अर्धरात्रि से पहले, अर्धरात्रि के बाद। तो मैंने अभी अभी चर्चा भी की थी कि शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपनी उषा कविता में सूर्योदय से पहले, सूर्य के उदय होने से पहले का वर्णन किया गया है। तो क्या है, सूर्योदय से पूर्व। देखो इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय, उदय। तो सूर्य उदय से पहले का, प्रकृति में हर पल जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन कवि ने किया है। अब है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। यानी भक्तिन लोगों से अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी, क्योंकि भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी धन उसके पास था नहीं, तो लोग मजाक नहीं उड़ाएं, इसलिए वो अपना नाम छुपाती थी। और यह नाम किसने दिया और क्यों दिया, यह नाम दिया महादेव वर्मा लेखिका ने। और क्यों दिया, उनकी उसकी वेशभूषा देख करके, कंठीमाला देख करके, इस प्रकार से। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीता। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। दीपावली पर भी लक्ष्मी पूजन इसलिए होता है कि घर में धन की वर्षा हो। लेकिन भक्तिन का जीवन निर्धनता से भरा हुआ था। अपने नाम के अनुसार गुण या दशा न होने से वह लोगों से अपना नाम, वास्तविक नाम छुपाते थे। लोगों से अपना वास्तविक नाम, यानी कि ना तो ऐसा गुण था उसमें, ना ऐसी उनकी स्थिति थी, दशा यानी स्थिति, इसलिए छुपाते थे वो। लेखिका से नौकरी मांगते समय भी उसने यही अनुरोध किया था कि उसे उसके वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जाए उसके वास्तविक नाम से। तब महादेव वर्मा ने उसकी कंठीमाला व वेशभूषा को देखकर, वेशभूषा कैसी थी, ग्रस्त वैरागी जैसी, और कंठीमाला पहने हुए थी, को देखकर भक्तिन नाम रख दिया, जिसे पाकर लक्ष्मीन गदगद हो गई। गद शुद्ध शब्द ये है बेटा, दोनों द के अंदर हलंत आएगा, ध्यान रखना, मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा जैसा टीचर मिल जाता तो 1/2 नंबर काट लेता है वैसे ही, ठीक है। कैमरे में बंद अपाइज कविता के आधार पर बताइए कि यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उनको टीआरपी बढ़ाना था अपना, और जब कार्यक्रम कब सफल होता, जब पहले तो अपाइज रोता, और अपाइज को देख करके जब जो दर्शक जो देख रहे थे वो उसके दुख को, पीड़ा समझते उस रोने को, और वो भी रोने लगते, तब उनका सफल हो जाते और वो अपना कामयाब व्यापार का माध्यम बना रहे थे अपाइज को। इस चैनल के संचालक और निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है, वे अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बना सकें ताकि वे अच्छा पैसा और लोकप्रियता प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्हें कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े, वे अपनाते हैं। इस कविता के माध्यम से यदि शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगते तो उन्हें लोगों से सहानुभूति युक्त प्रसिद्धि मिलती, जिससे वे अच्छा धन कमा सकते थे और उनका उद्देश्य पूरा हो जाता। धन कैसे कमाते, जब टीआरपी बढ़ती है किसी भी चैनल की तो पैसा पैसा आता है, लोग सहानुभूति के अकॉर्डिंग उन्हें देखते हैं और पैसा पैसा वो इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। देखो भी सीधी सी बात है, ग्रामीण महिला कोई भी हो, आप किसी भी शास्त्र में कोई बात कह देंगे ना तो वो अपने विचारों के द्वारा वो उस प्रश्न को, उसका उत्तर दे सकती हैं। ऐसे ही भक्ति ने भी किया है। भक्ति ने अपना सिर उस तरह से मुंडवा लिया था, बृहस्पतिवार को मंडवाती थी वो, और कहती है ऐसा शास्त्र में भी लिखा गया है।
और वह हर बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार को उस तरह से अपना सिर मुंडवाती थी जो लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। उसके मना करने पर भी भक्ति ने सिर मुंडाने को शास्त्रों के अनुकूल बताते हुए कहा, यह शास्त्र में लिखा है। लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है शास्त्र में, तो उसने कहा, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो लेखिका यह भी जानती थी कि शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, परंतु वह चुप रही और भक्तिन का सिर मुंडाने का काम जारी रहा। यानी क्या बताया उन्हें, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यानी कि जो जाता है वो सिर मुंडवाता रहता है। इस प्रकार भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण स्पष्ट किया। क्योंकि उनका पति गुजर गया था तो वो विधवा हो गई थी, तो पहले की परिपाटी चल रही थी, लोगों का कहना था कि सिर मुंडवाना चाहिए, तो वही बात उन्होंने किया और हमेशा वो करती भी रहती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शास्त्र के किसी प्रश्न को वो अपने आप सुलझा लेती थी प्रेम से। उषा कविता के किन उपमानों को देकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सब चित्र, गतिशील क्या होता है, चलते हुए, यानी कि ऐसे शब्द आने चाहिए जो चलते हुए दिखाई दे। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह जी कविता है, शमशेर बहादुर सिंह जी, और इन्होंने इसमें क्या ग्रामीण चित्र शैली का उन्होंने किया है, सूर्योदय से पहले का। ठीक है, तो कुछ शब्द यहाँ आए, जैसे आप लोग देखें, भोर के नीले आकाश के लिए क्या है, राख से लिपा हुआ चौका लिपेंगे, तो हाथ हिलते हुए गतिशीलता दिखाई देगी, चलते हुए दिखाई देंगे। केसर से धुली काली सील, यानी जब केसर डालेंगे किसी काली पट्टी पे तो पत्थर पे तो वो भी धुलेगी, तो जाए तो ये दो पानी डालेंगे तो किस प्रकार से पानी, यानी केसर। लाल खड़िया चौक मली हुई स्लेट, जैसे कोई बच्चा किसी लाल चौक से अपनी स्लेट पर कुछ लिखेगा तो हाथ तो हिलाए, गतिशीलता दिखाई देगी। इन उपमानों का प्रयोग हुआ है तथा इन सभी सब चित्रों में गतिशीलता भी क्या है, दिखाई गई है। तो इसलिए कहा गया है, लेखक ने जिन शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है, तो क्या तो वहाँ पे गतिशील सब चित्र, दृश्य, कोई वास्तविक, यानी बहुत सारे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे उपमान का प्रयोग किया है कि ऐसे लगता है कि पूरा गाँव, हम लोग जब कविता पढ़ते हैं लगता है मेरे आंखों के सामने पूरा गाँव तैर रहा है, मैं पूरे गांव को मैं देख रहा हूं जब हम लोग कविता को पढ़ते हैं। तो ऐसा उन्होंने उपमानों का प्रयोग किया है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा MCQ। अब हम लोग इस सीरीज़ को फिनिश करने, मैं सोच रहा हूं कि फिनिश कर दूं। अब आप लोगों को मैं कल से, मंडे से क्या करवाऊंगा, वन शॉट करवाऊंगा। ध्यान रखना, कुछ चैप्टर के से तो हो गए हैं, कुछ चैप्टर के नहीं हुए हैं, तो हम लोग अब वन शॉट के अंतर्गत चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूज कोड Y551 मैक्सिमम डिस्काउंट CUET 2023। यदि आप लोग कक्षा 12 में, क्लास 12th में हैं तो आपको CUET की तैयारी करनी होगी। अब CUET की तैयारी करने के लिए हमें पेड बैच भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है Y551 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अब पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने हिंदी विषय में या प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त किया था, तो कैसे प्राप्त करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक बार जल्दी से, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए आप लोग। जैसे ऐसे ही गूगल ओपन कर लोगे तो गूगल में आप लोग लिखोगे अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 लिख दिया तो पहली जो साइट है इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, तो यहाँ जाएंगे, फिर ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ आप लोग सेलेक्ट करेंगे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, कर लिया। अब CUET में आग लगाना है तो CUET पर जाना है। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जनरल टेस्ट है, किसका भी लेना चाहते हो, मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आप साइंस का आप लोग ये बैच लेना चाहते हो तो ये लो भी। ठीक है, अब नीचे नीचे चले जाना है, दौड़ना है आप लोगों को ज़्यादा देर। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोगों को कोर्स दिखाई दिया। अब ऐसे ही दिखाई दिया तो आप लोग क्या करेंगे, बाय नाउ करेंगे। अब मैंने जो कोड बताया था वो कोड क्या है, याद है ना आप लोगों को, क्या है, Y551। क्या है कोड, मुझे बताना एक बार, क्या है कोड भी, Y551, ये कोड यूज कर दीजिए आप लोग बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। तो ये लो भी, लिखो कोड में Y551, और जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो देखो ये कोर्स था 6000 का, 5999, अब ये डिस्काउंट पा के अब मात्र 4979 रुपये का डिस्काउंट हो गया। सॉरी, डिस्काउंट नहीं हुआ, 4979 रुपये का कोर्स हो गया, यानी कि 1000
₹19 आपके कम हो गए। तो मैंने कहा ना, जब आप लोग Y551 कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। अब आप मान लो साइंस के नहीं है तो कोई बात नहीं है, साइंस के नहीं है तो क्या है, आर्ट्स के तो हो, आर्ट्स में स्ट्रीम या कॉमर्स हो स्ट्रीम में, कोई सी भी स्ट्रीम हो, आप लोग वही ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, CET में आग लगाना है। तो अब मान लो आप कॉमर्स के तो कॉमर्स में चले जाइए। अब यहाँ आप लोग कॉमर्स वाला पूरा बैच है ही आप लोगों के सामने, तो चले जाइए, दौड़ते जाइए नीचे ही नीचे। जैसे ही आप लोग नीचे फिनिश हो जाए तो वापस से थोड़ा सा ऊपर आ जाना है। यहाँ देखो कॉमर्स का बैच है, बाय नाउ करेंगे, 6,000 रुपये का कोर्स है। जैसे ही मैंने अभी कोड बताया था आप लोगों को, कोड क्या है प्यारे बच्चों बताना मुझे, Y551, ठीक है। जैसे ही कोड यूज अप्लाई करते हैं तो यह कोर्स आपका 5999 से कहाँ आ जाता है, 4979। तो प्यारे बच्चों यदि आप लोग CET की तैयारी करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आ जाइए, बम फोड़ना है, आप लोग आग लगाना है CET 2023 में, तो कोड यूज करें Y551 और पेड बैच में आ जाइए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, आप लोग XYZ प्रत्येक स्ट्रीम यहाँ पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो जरूर करें, उसके साथ में कमेंट में अवश्य लिखें कि हाँ सर हमें बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच।